हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उनका एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप उनको उस क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आया हूं, जिससे आप कीजिएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपका पेपर इजी लगेगा। आपको आने वाले एग्ज़ाम के नर्वस ना हो और पेपर की अच्छे से तैयारी करें। और हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पश्चिमोत्तर भारत में किस नदी घाटी के क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सिंधु नदी। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? तो इसका आंसर है 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है इसके प्राचीनतम साक्ष्य। और क्या जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ में किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ में किया था? और ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी फेज 1 एनटीपीसी 2017 में आया था ये क्वेश्चन। और ये इसका ऑप्शन है चांदी, तांबा, लोहा और स्वर्ण। और इसका आंसर है तांबा। और माँ पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? और हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, आर डी साहनी, रॉबर्ट बुश फुट और रिजले। तो हमारा आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्राचीनतम। और हमारा नेक्स्ट, प्राचीनतम आठ सिक्के को साहित्य में कहा जाता है कासारपड़। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस जगह हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल मिले हैं? किस जगह, किस स्थल पर? तो हमारा वो है राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर स्नानागार के अवशेष मिले हैं? इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, जिससे आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर है। और आप अपने मन में सोच लीजिए, आंसर तो हम बता ही देंगे, आप अपने मन में सोच लीजिए। मोहनजोदड़ो इसका आंसर है। और सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? किलाक्षर लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि, असमायिक लिपि। तो इसका दूसरा ऑप्शन है हमारा भाव चित्रात्मक लिपि। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन है सुरकोतड़ा, कालीबंगा, रंगपुर, चंदौड़। तो इसके जो मिले साक्ष्य मिले हैं चावल के, वो रंगपुर से मिले हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। तो ये नीचे आप कथन में कारण बताइए। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई हैं। कारण आर, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो सही विकल्प चुने। ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ए गलत है लेकिन आर सही है। और ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की उचित व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो देख लीजिएगा, ए आर दोनों सही हैं। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई, ठीक है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और हाँ, ये भी सही है, आर ए की मुख्य जो है नहीं है, आर ए की उचित व्यवस्था नहीं, व्याख्या नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? उसका है टेराकोटा। वैसे ऑप्शन है लेमलेटा, टेराकोटा, लेटेराइट, रायोलाइट। तो इसका सेकंड जो आंसर है टेराकोटा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्तर पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो हमारा 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर है कलिबंगा। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है अष्टाध्यायी। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है? विष्णु पुराण। मौर्य वंश के संबंध, विष्णु पुराण में वैसे भी मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो उसमें है रत्निन। वैसे ऑप्शन है क्षत्रप समूह, ईशान और विशिष्ट जन, रत्निन। तो इसका आंसर है रत्निन।
राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो इसके जो राजा को सलाह देने प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? सभा, समुदाय, जन समूह, समुदाय, सभा एवं समिति, समिति एवं समुदाय। वो तुम्हारा आंसर है सभा एवं समिति। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? ये तो आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते ही रहते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है और इसको तो सभी को पता होना चाहिए। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है और ये हमारे RRB फेज 1 NTPC 2016 में आया हुआ है। तो सत्यमेव जयते सभी को पता होगा, मुंडको उपनिषद है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? अंतरंजी खेड़ा। तो आप याद कर लीजिएगा, अतरंजी खेड़ा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 और ये हमारा 20 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं। जैसे सीट ऑफ होली बुद्ध भी कहा जाता है, तो वह स्थान का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। अब इसे भी याद कर लीजिए, था जो इसमें कामा के अंदर है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसका आंसर है धामेक स्तूप सारनाथ। धामेक स्तूप सारनाथ। तो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन ये कौन सा स्थान था उसे कहा जाता है धामेक स्तूप। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस स्थान भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो उसका है सुत्त पिटक। और हमारा 23 क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ? राजगृह में दिया था। और ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनायन एवं महानायन दोनों भागों में विभाजित हो गया? तो ये हमारे प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत। और का आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीत। और हमारा 26 क्वेश्चन है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो लिंगायत याद कि लिंगायत किस संप्रदाय से का अंग माना जाता है? वैष्णव संप्रदाय, रूद संप्रदाय, सनक संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो इसका ऑप्शन है 4 नंबर शैव संप्रदाय। और माननीय क्वेश्चन है 26, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? शैव संप्रदाय। ये तो सभी को आप तो अभी बताया था। और हमारे नए क्वेश्चन है 27, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगी की रचना किसने की थी? कल्हड़। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नंद वंश को प्रतिहंता वंश के रूप में जाना जाता है। ये ठीक है। धनानंद ने अपने पिता की हत्या की मगर मगध की सत्ता प्राप्त की थी। तो इसके ऑप्शन है AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या नहीं कहता। AR दोनों सही हैं परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। A सही है किंतु R गलत है। तो इसका आंसर ये भी यही सही है, इसका A सही है। नंदवंश को पितहंता वंश के रूप में जाना जाता है, लेकिन दूसरा गलत है। धनानंद ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता पर, ये गलत है। तो इसका R जो है वो गलत है। और 29 क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब से ईनानियों और गंगा के मैदान में नंदों को हटा दिया था? चंद्रगुप्त। और हमारा क्वेश्चन है, ये तो बता ही दिया कि मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी में ईनानियों को हटाते चंद्रगुप्त हैं। और हमारा 30 क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? धनानंद। RRB फेज 1 NTPC 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और हमारा 31 क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? एरड़ अभिलेख में मिलता है। आप ये याद कर लीजिएगा, एरड़ अभिलेख है जिसमें सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है, एरड़ अभिलेख है। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अशोक के शासनकाल में आया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों का उत्कीर्ण है? ब्रह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, ये सभी हैं अशोक के, जो अशोक के अभिलेख की लिपियों में मिलती हैं। और हमारा 34 क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ। मौर्य प्रशासन काल में था जो शीर्ष अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। और हमारा 35 क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।
किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने? उपगुप्त ने। और हमारा 36 क्वेश्चन है, शासन के कितने वर्षों बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? 10वें वर्ष बाद। आप याद कर लीजिए कि शासन कितने वर्ष बाद उसने शासन में, वैसे भी उसका जो 10वें वर्ष बाद उसने बोध गया की यात्रा की थी। और 37 क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल में भू राजस्व दर निर्धारित थी 1/6 1/6 भाग। जो हमारा 38 क्वेश्चन है, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता है? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। और इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। मैं आपके लिए एक से एक अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्ज़ाम चलेंगे आरआरबी एनटीपीसी के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पे नए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।